अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कॉम्बिनेटोरिक्स का जो मिड का पेपर है उसको मैं उसका सलूशन जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा। उसका हर एक क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर ए। वो कहता है कि देयर आर 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स इन अ गैदरिंग, इन हाउ मैनी वेज कैन बी अरेंज इन अ रो such that 2 end position are occupied by boys and no 2 girls are adjacent। कहता है कि हमारे पास 9 लड़कियां और 4 लड़कियां हैं, वो एक गैदरिंग में जमा है। हमने क्या करना है, हमने उन सब को पकड़ के एक रो में अरेंज करना है। और क्या उसने एक कंडीशन लगाई है कि हमने जो एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बॉयज़ रख देने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। हमने अब नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखना है। क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमें उसने गिवन दिया था कि हमारे पास 9 बॉयज़ है। हमने क्या किया, हमने समझने के लिए यहाँ पे पोजीशंस बना ली और उन पोजीशंस के ऊपर 9 बॉयज़ बैठा दिए। अब यहाँ पर फिक्स था कि हमारे पास जो एंड पॉइंट है वहाँ के ऊपर हमारे बॉयज़ बैठेंगे। हमने कोई भी एक जो अरेंजमेंट है बॉयज़ की वो ले ली है। अब यहाँ पे पोजीशन देखें कितनी फ्री हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पोजीशंस अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए कि हम उनको अरेंज करें और हमारे पास कोई भी जो एक लड़की है वो एडजेसेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास था, ये क्वेश्चन था कि हमारे पास जो गर्ल्स है वो एडजेसेंट भी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है देयर आर 9 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज 9 बॉयज़। अब इन 9 लड़कों को अरेंज करने के लिए 9 फैक्टोरियल वेज हैं। ये कहाँ से आया कि ये मैंने परमुटेशन यूज़ की है, परमुटेशन का फार्मूला लगाया और वहाँ से मैंने इसको यूज़ किया है। अब हमारे पास 4 लड़कियाँ थी, 4 गर्ल्स थी। मैंने क्या किया, मैंने उनको नाम दे दिया G1 G2 एंड G3 एंड G4। यहाँ पे हमने इनको गर्ल्स को नाम दे दिए हैं G1 G2 G3 एंड G4। अब अगर मैं इनमें से कोई एक लड़की यानी उसको कहते हैं, मैंने G1 को उठाया। अब मैंने G1 को इनके दरमियान में किसी एक जगह पर बिठाना है। ठीक है, तो मेरे पास G1 के लिए जो टोटल पोजीशंस हैं वो हैं 8। अगर मैं G1 को बिठाना चाहता हूँ तो मेरे पास G1 के लिए जो पोजीशंस हैं वो कितनी हैं, 8 है। देयर आर 8 पोजीशंस फॉर G1 के लिए हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं, 8। अब अगर मैं G1 को जब मैंने उठाया था तो हमारे पास 8 पोजीशन अवेलेबल थी। अब मैंने G1 को किसी एक जगह पर लाजमी बिठा देना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे बिठा दिया तो एक पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगी G1। तो रिमेनिंग हमारे पास जो पोजीशंस बच जाएंगी वो बच जाएंगी 7। अब हम अगर मैं G2 को बिठाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास 7 पोजीशंस बचेंगी। तो कहेंगे कि देयर आर 7 पोजीशंस फॉर G2। इसी तरह अगर मैं G3 को बिठाना चाहता हूँ तो मेरे पास उसके लिए जो है वो 6 पोजीशंस बचेंगी। इसी तरह अगर मैं G4 को बिठाना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास 5 पोजीशंस बचेंगी। तो मैंने यहाँ पे बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाया है और मैंने जितने हमारे पास आंसर्स थे, क्योंकि यहाँ पे डिसजॉइंट केस नहीं है, जॉइंट केस है। ठीक है ना, तो इस वजह से मैंने 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हमारे पास वेज आ गए हैं, इतने नंबर वेज आ गए हैं कि हम इतने वेज के साथ इनको अरेंज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन 1 का पार्ट बी देखते हैं। तो वो देखते हैं कि वो क्या है, इन हाउ मैनी वेज 7 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड अराउंड अ टेबल इफ़ पार्टिकुलर बॉय बी एंड पार्टिकुलर गर्ल जी आर एडजेसेंट। वो कहता है कि हमारे पास 7 लड़कियाँ और 4 लड़कियाँ हैं। कहता है कि हमने इनको ना एक टेबल के अराउंड बैठाना है और उसने कहा है कि जो हमारे पास कोई उसमें से उन 7 लड़कों में से कोई एक लड़का है और उन 4 लड़कियों में से कोई एक लड़की है जो दोनों एडजेसेंट बैठे हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है कि हमने जो बी लड़का और जी लड़की दी हुई है हमने उसको उठाना है। ठीक है, और अब हम देखें अगर तो उन दोनों को जो बिठाने की यानी अगर हम उन दोनों को अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ तो वो बी पहले आएगा और जी बाद में।
या जी पहले आएगी और बी बाद में। ये दो ही हमारे पास जो है ना वो मेथड है इन दोनों को बिठाने की, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, या बी पहले आएगा या जी। और हम क्या करेंगे, हम इनकी दो अरेंजमेंट्स को लेंगे। हमने करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि हमने कुछ जो हमारे पास छोटी टर्म होती है या छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको उठाते हैं, उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, और फिर वो जितने भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या पीपल्स होते हैं, हम क्या करते हैं, हम उनको एक ऑब्जेक्ट मान लेते होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें उसने क्या दिया था, बी और जी दो यानी कि लोग दिए थे, यानी एक लड़की और एक लड़का, और कहा था कि ये दोनों एडजेसेंट है। हमने क्या किया, हमने इन दोनों की पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखी कि बी पहले आ सकता है या जी आ सकता है, यानी इनकी दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। हमने इनकी दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स देखी। अब हमने बी जी को एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। अब ये दो नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। देखते हैं, इफ़ पार्टिकुलर बॉय बी एंड पार्टिकुलर गर्ल जी आर एडजेसेंट देन देयर आर टू वेज टू रेंज बी एंड जी। हमने देखा कि हमारे पास दो वेज हैं कि हम बी और जी को अरेंज कर सकते हैं। नाउ कंसिडर बी एंड जी एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, अब हम बी और जी को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग बॉयज़ बचे हैं, वो हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स हैं, और हमारे पास वो बच गए हैं 9। टोटल हमारे पास 11 थे। अब जो रिमेनिंग बचे हैं वो हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 9 ऑब्जेक्ट्स या 9 लोग, और एक ऑब्जेक्ट हमने बी और जी को मान लिया, तो ये टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बन गए 10। अब हमने सर्कुलर परमुटेशन में पढ़ा था कि अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हों और कहा गया हो कि इनको यानी कि अराउंड द टेबल बिठाएं या इनकी सर्कुलर परमुटेशन देखें, तो हम क्या करते होते थे कि हम जो है उसको, हमारे पास फॉर्मूला होता था कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों तो उनकी जो यानी कि अरेंजमेंट्स होती थी वो होती थी n-1 फैक्टोरियल। तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया। अब हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने थे, 10 हो गए थे। हमने कहा था, तो फिर हमने कहा कि 9 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज 10 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ टेबल। अब हमारे पास 9 फैक्टोरियल वेज हैं कि हमने क्या किया है कि हमने इन 10 ऑब्जेक्ट्स को अराउंड द टेबल बिठा दिया है। अब 9 फैक्टोरियल वेज कि हमने 10 ऑब्जेक्ट्स को बिठाया है, लेकिन हमारे पास हमने पीछे दो अरेंजमेंट्स वो भी रखी हुई थी जो बी और जी को करने के लिए हमें मिली थी, यानी दो अरेंजमेंट्स थी जो हमने बी और जी के लिए फाइंड की थी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2 × 9 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है।